गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? तो जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि हम वर्दी बैच के लिए मैंने बताया था कि हम जो प्रैक्टिस सेट है उनके साथ अपनी तैयारी करेंगे और वो तैयारी का जो ऐसे ही जो क्रम है वो आगे बढ़ता रहे। तो हम इसी के साथ जो अभ्यास जो परीक्षा पत्र है तो वो हम लेके आए हैं तीसरे नंबर का। तो उसी के साथ अब आगे हम चलते हैं। तो देखिए, अब पहला ही सवाल है, पहली ही पाली का, तीसरी का, सॉरी, उसमें बताया गया कि नव्य ने सुमित की बहन की वत्सरणा में उक्त वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है उसके लिए विलोम शब्द का प्रयोग करना है। वत्सरणा होती है किसी की बुराई करना, किसी की बुराई करना जो होता है वो वत्सरणा कहलाता है। तो इसमें क्या करना, विलोम, विलोम का ही पहला सवाल है। तो इसमें क्या है कि आलोचना तो एक किस्म से भाई उसी का रूप हो गया। तो अब जो है इसमें हम देखेंगे, ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। प्रशंसा मतलब करना कि एक तो बुराई करना और एक प्रशंसा करना, दोनों एक दूसरे के जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो इसका उत्तर होगा कि उसकी प्रशंसा की है। बहुत निंदा, निंदा भी नहीं होगा। नैवेन सुमित की बुराई, बुराई है, वैसे ये थोड़ा टेक्निकल एरर है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर इसका जो उत्तर होगा, जो सही बिल्कुल मायने में उत्तर होगा वो क्या होगा, तीसरे नंबर का इसका। निम्नलिखित वाक्य में उत्कंठा के सही प्रायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रायवाची को मैंने पहले भी बताया है, प्रायवाची को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अब उत्कंठा होती है कि उत्साह, उत मतलब बहुत अच्छा, मतलब उत्कंठा, उत कहते हैं कि उत्कृष्ट, और उत्कंठा जो है एक दूसरे के समानार्थी हैं, प्रायवाची हैं। तो इसमें प्रायवाची ही देखना है। तो देखिए, उत्कंठा श्रेष्ठ गायिका है नेहा। अब जो है श्रेष्ठ और उत्कृष्ट, मतलब ये दोनों जो है, ये जो विशेषण की अवस्थाएं हैं उनसे ही लिया गया है। और विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जो श्रेष्ठ जो सदैव आता है वो श्रेष्ठ या उत्कंठा जो ये शब्द होते हैं या उत्कृष्ट होता है। तो ये जो शब्द आपके हमेशा जब भी आपको मिलेंगे, ये हमेशा विशेषण की उत्तमा अवस्था में मिलेंगे। तो इस शब्द में अगर देखें उत्कंठा, उत्कंठा मतलब उदारता का परिचय, उदारता का परिचय तो यहां पे कहीं आता ही नहीं है। लालसा शेष नहीं है, उत्साह की कमी नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा, जो वो 4 नंबर का होगा, वही इसका उत्तर होगा भाई। आप देखिए, टिप्स बिठाना मुहावरे का अर्थ बताइए। टिप्स बिठाना होता है कि भाई दिमाग पर ज्यादा से ज्यादा जोर लगाना, ज्यादा से ज्यादा जोर लगाना या अकल लगाना। इसका सही उत्तर होगा नई योजना बनाना नहीं, लोगों को आपस में लड़वाना नहीं, सिफारिश करवाना नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो है अकल लगाना, टिप्स बिठाना। और टिप्स बिठाना का जो टिप्स बिठाना का अकल लगाना, या इसमें जो दूसरा होता है टिप्स में कि जोर आजमाइश करना, मतलब किसी चीज से किसी के साथ वो करना, टिप्स बिठाना, इसका उत्तर होगा। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, आप सभी को पता है कि कौन करता है पढ़ाने का काम, शिक्षक करता है। विद्यार्थी, विद्यार्थी जो होता है वो पढ़ने का काम करता है। विद्यार्थी के जो पर्यायवाची होते हैं वो छात्र होते हैं, और शिक्षार्थी भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर शिक्षक इसका सही उत्तर होगा। ये तो तीनों ही आपस में समानार्थी शब्द हैं। अब उससे आगे जब हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है। आप पत्र को पत्ता भी कहते थे, जो प्राचीन जो वैदिक काल में हम जहां देखते हैं वहां पत्र का कोई मतलब नहीं है। जो पत्र के स्थान पर शब्द प्रयोग हुआ है वो है पत्ता। अब देखिए, चिट्ठी, पत्रिका, पत्ता, ये तो तीनों ही एक ही चीज है भाई। अब इसका अर्थ नहीं है, तो मुख्य, मुख्य होता है श्रेष्ठ। अब उससे आगे हम चलते हैं। भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी बताइए। स्वच्छता बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, प्रथम बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, भारत बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसमें जो गलत लिखा हुआ है इंदौर, इंदौर को कैसे लिखते हैं, इंदौर।
औ की मात्रा होगी इंदौर। बाकी सही ठीक लिखे हुए हैं बिल्कुल। अब उससे आगे हम चलते हैं, निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है। मतलब बताना है कि जो ऊपर लिखा हुआ है, खंड मतलब होता है भाग, किस भाग में भाई त्रुटि है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। अब देख लेते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब जीवन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, संबंध बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, साहित्य बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तीनों ही शब्द बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। चौथा जो आपका है घोर, वो ये आपका सही उत्तर होगा। अब उससे आगे हम चलते हैं, बचत को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने ब्याज की दरों में, बचत को बढ़ावा देने के लिए मतलब बचत को बढ़ावा देने के लिए आदमी क्या करता है भाई। जब हम बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं तो हम यही चाहेंगे कि भाई हमें उससे ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले, उसकी वृद्धि हो, ब्याज में वृद्धि हो, हमें फायदा हो। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, वृद्धि। ब्याज की दरों में वृद्धि की है। अवनति, घटना, उन्नति, समृद्धि, ये तीनों ही एक किस्म से नहीं होंगे। ये इनका उत्तर ये नहीं होगा। जो इसका सही उत्तर होगा वो आपके सामने है, वृद्धि। अब उससे आगे, धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए। मतलब धर्म के कार्यों में सदैव सहयोग करना चाहिए। तो भाई बिल्कुल सच्ची बात है। धर्म का मतलब वैसे स्वच्छता होता है। धर्म कोई विशेष नहीं है कि भाई वो धर्म का मतलब ही स्वच्छता होता है। तो उसने कहा कि जो धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए तो उसे क्या कहेंगे, धार्मी है, धर्मवान, धार्मिक, धर्मी। आप देखिए, धर्मी धर्म का पालन करने वाला, धार्मिक धर्म का ये भी एक किस्म से इसका ही पर्यायवाची है। धर्मवान जो धर्म को बढ़ावा देने वाला है, धार्मी है यानी नरम, जिसको धर्म में जो नरमता प्रदान करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जो विशेषण के साथ धर्म के साथ इक प्रत्यय लगने से बना है, धार्मिक। तो धर्म के कामों में सहयोग करने वाला कौन होगा, धार्मिक। अब उससे आगे हम चलते हैं, हमें बूढ़े व्यक्ति के का करना चाहिए, तिरस्कार नहीं, उचित भाववाचक संज्ञा में का पूर्ण कीजिए। ये तो पहले भी जो पहला प्रैक्टिस सेट है उसमें भी ये उत्तर आ चुका है, ये सवाल आ चुका है बुढ़ापे का। ये तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इसको मैं पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। अब पेड़ बढ़ता गया, अब पेड़ वृद्धि करना, विकास होना, ये नियमित कार्य होते हैं भाई। ये हमारे हाथ में नहीं होते, ये नेचुरली होते हैं, ये डाइट पर आधारित होते हैं, आपके पोषण पर आधारित होते हैं। तो इसमें क्या है, नित्य बोधकता संयुक्त क्रिया है। बिल्कुल इसका उत्तर यही होगा। अनुमति मतलब किसी से अनुमति लेना, हमें यहां तो अनुमति कोई लेता ही नहीं वृद्धि में। अवकाश बोधक, अवकाश बोधक मतलब छुट्टी। समाप्ति बोधक, समाप्ति तो अब शुरुआती हुई है तो वो तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। तो इसका नित्य बोधकता, जो नियमित तौर पर कार्य चलता रहता है, उसे क्या कहते हैं, नीति बोधकता। तो ये जो आपका है ये इसका सही उत्तर होगा। अब उससे आगे हम चलते हैं, उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि की पहचान। मैंने पहले भी कहा है कि जो कारक है, कारक के हमारे 8 भेद होते हैं और उनमें जो हमारी विभक्तियां होती हैं, विभक्तियों के आधार पर ही उनका हम परिचय देते हैं। तो इसने कहा कि कारक संबंधी त्रुटि है, उसका वो ध्यान रखना है। कर्ण खाने के साथ मिठाई लाया, कर्ण खाने की मिठाई लाया, कर्ण खाने के बाद मिठाई लाया, कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया। अब उसने कहा कि उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि है। खाने के लिए बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि विभक्ति है इसमें भी। कर्ण खाने के बाद मिठाई लाया, कर्ण खाने की मिठाई ले, का के की संबंध, खाने के साथ
मिठाई लाया। कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया और कर्ण खाने के साथ मिठाई लाया। अब इनमें ये तो देखो, ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है। अब आपको इनमें से देखना है कि गलत कौन सा है, केवल इसमें पहला और दूसरा। कर्ण खाने के साथ मिठाई लाया। साथ जहां पर भी आता है वो संबंध को बताता है कि उसके साथ लाया। खाने के बाद, तो यहां तो इसमें तो कोई कारक चिन्ह ही नहीं है, तो इसका जो इसमें अशुद्धि है वो तीसरा इसका विकल्प है, वो बिल्कुल सही होगा। अब उससे आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में संख्यावाचक विशेषण का, संख्या मतलब जहां पर गणना, मतलब पहले बताया है जो काउंटेबल जो है वो आपका संख्या होगी। तो इसमें देख लेते हैं। नव्या के काले बाल हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो कोई संख्या है ही नहीं। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, बहुत थोड़े मतलब ये भी इसका नहीं होगा क्योंकि गणना नहीं है। हमारी बगियों में कुछ अधिक वृक्ष हो गए। अब इसको देख लेते हैं एक बार पहला उससे। दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गया, ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसमें कुछ अधिक है तो संख्यावाचक, लेकिन पूछने वाले ने थोड़ा सा गड़बड़ी में कर दिया भाई। ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, कुछ अधिक वृक्ष, इसका यही उत्तर होगा और कोई भी इसमें उत्तर इसका नहीं होगा। अब उससे आगे हम चलते हैं। मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे। निम्नलिखित विकल्पों से इस वाक्य में कौन सा एक उचित सरल वाक्य बनाना है, मतलब मिश्र वाक्य का सरल वाक्य बनाना है, मतलब एक उद्देश्य और एक विधेय हमें देखना है कि किस वाक्य में है। घर आए तुम 4 बजे थे, घर आए तुम मेरे, तो 4 बजे थे, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, 4 बजा तुम मेरे घर आए थे। अब बिल्कुल सामान्य सा है, पढ़ने में ही बिल्कुल अटपटा लग रहा है, केवल एक ही है, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, बस और को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर जो दूसरा है वो इसका सही उत्तर होगा। अब तीसरा देखिए भाई, गद्यांश आ गया, सॉरी गद्यांश हमारा आ गया है और ये बहुत बार परीक्षा में आते हैं और इन्हीं से हम ज्यादा से ज्यादा सवालों के सोचने की शक्ति हमारी बढ़ती है। तो अब यहां हम देखते हैं, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है, बाह्य सौंदर्य की परख करना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। बिल्कुल सच्ची बात है भाई। अब देखिए, जो आपको मैं बता रहा हूं कि भाई हम बाहर से व्यक्ति को देख लेते हैं बिल्कुल आसानी से, बाहर के भाई साफ सुथरा चिकना चपाटा जो भी आपकी उसकी स्थिति है उसको आप आसानी से देख सकते हो और उसको सरल भी है भाई, क्योंकि देखना है जो हमारे सामने है वो प्रत्यक्ष है, उसको हम देख सकते हैं। और जब रूप के साथ चरित्र भी स्पर्श हो जाता है तो उसमें रसास्वादन की अनुभूति होती है, एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कहीं जा सकती है। मतलब ये जो आपका गद्यांश लिया गया है, ये जो गद्यांश है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, उसमें से थोड़ा सा अंश चुराया गया है। तो लेकिन जो इसमें बताई गई है बात कि भाई जो हम बाह्य को देखकर ही सब कुछ हमें आंकलन नहीं करना चाहिए, जो हमारा चरित्र होता है वो बहुत बहुमूल्य होता है। तो इसमें ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सुंदर वस्तुएं केवल इंद्रियों की संतुष्टि करती हैं, जबकि मनोरम वस्तुएं चित्त को भी आनंदित कर देती हैं। अब आप कहते हैं कि जो चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं वो केवल एक बार हमारे अंतरात्मा को संतुष्ट कर सकती हैं, लेकिन जो वास्तविकता होती है वो हमारा चित्त, मतलब हमें लंबे समय तक आनंद देती है, वो एक समय के लिए नहीं, हमें लंबे समय तक वो आनंद देती है, ऐसी चीजें जो हमारी संतुष्टि करती है। अब मीठी मीठी बातें करके तो कोई भी किसी को वो कर सकता है, लेकिन जो चित्त को संतुष्टि देती है वो स्पष्ट बातें होती हैं, जो शुद्ध बातें होती हैं, सुख में होती हैं। कालिदास की प्राकृतिक वर्णन मनोहर है क्योंकि इसमें चरित्र की प्रधानता है, सुंदर शब्द संकीर्ण है, मनोहर व्यापक है तथा
विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तुओं की विशेषता प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। आप देखिए कितना कम शब्दों में कितना अच्छा जो वर्णन है वो एक चरित्र का किया गया है। अब हम इनके उत्तरों पर ही चलते हैं, सीधे से जो प्रश्नोत्तरी है। कालिदास के प्राकृतिक वर्णन का आधार है। अब यहां देख लीजिए, जो कालिदास के प्रकृति का वर्णन का आधार है वो क्या है? मनोहर है। आप देखिए मनोहर है क्योंकि इसमें चरित्र की प्रधानता है। उसकी प्रकृति अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं भाई। उसकी मनोहरता, उत्तर क्या होगा? उसकी मनोहरता। मनोहरता होती है जो मन को मोह ले, जो मन में हमेशा सदैव ऐसे बैठ जाए, उसे कहते हैं मनोहरता। उसका सौंदर्य, सौंदर्य मतलब किसी का दिखावा कि क्या कितना सुंदर वो देखने में है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो उसका उत्तर होगा ही नहीं। जो इसका सही विकल्प होगा वो बी होगा भाई। अब उससे आगे चलते हैं। सौंदर्य की परख की जाती है। अब पहले ही बताया था कि भी सौंदर्य की जो परख है वो कैसे की जाती है। अब सौंदर्य की परख आनंद की मात्रा के आधार पर बिल्कुल नहीं भाई। आनंद तो हम किसी भी छोटी छोटी बातों में कभी भी कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं होगा। गद्यांश के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, वही पहले बताया गया था कि भाई इंद्रियों की संतुष्टि है। वो इंद्रियों की संतुष्टि हमें उसी बात मैंने वो भी पहले भी बताया था कि जो इंद्रियों की संतुष्टि है वो कुछ समय के लिए हमें प्राप्त होती है, और जो असली जो हमारी आनंद की बात होती है वो हमें केवल और केवल किससे प्राप्त होती है? अच्छी बातों से। तो इसमें इसका उत्तर यह भी नहीं होगा क्योंकि इंद्रियों की जो चित्त है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन इसने कहा इंद्रियों की संतुष्टि। इंद्रियों की संतुष्टि मीठी बातों से हो सकती है गद्यांश के आधार पर, रूप के आधार पर नहीं हो सकती। मनोहरता के आधार पर उपयुक्त है बिल्कुल, क्योंकि गद्यांश में जो मनोहरता है, मन को हर लेने वाली बात है, मन को संतुष्ट करने वाली बात है, वही सौंदर्य की परख होती है। गद्यांश का शीर्ष बताइए। देखिए पहली ही पंक्ति में था सौंदर्य की परख। अब यहां पर सौंदर्य तो जरूर आएगा भाई, आपका जो सौंदर्य है वो तो आएगा। साहित्य और सौंदर्य, ये उत्तर लग रहा है आपको? शीर्ष, जब भी आपको किसी भी शीर्ष या टाइटल की बात हो तो उसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि उसमें वो शब्द आए हैं या नहीं आए हैं। सौंदर्य जरूर आया है लेकिन साहित्य की कहीं बात नहीं की गई है पूरे गद्यांश में। अभिव्यक्ति की अनुभूति, भाई कहीं भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं की गई है कि हम स्पष्ट बोले, वो भी बात कहीं नहीं की गई है। अब सुंदरता की संकीर्णता, मतलब उस कवि ने, जो भी लेखक है, उसने ये भी नहीं कहा है कि जो सुंदरता है वो संकीर्णता लेके आती है, वो हमेशा मन को दुखी करती है। नहीं, जो सुंदरता बनाम मनोहरता, उसने पहले भी कहा है कि एक सौंदर्य है सुंदरता का, इसने यहां पर तद्भव शब्द दे दिया है सौंदर्य का, सुंदरता, सुंदर, सुंदरता। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर होगा, सौंदर्य की भी बात की है और मनोहरता की भी बात की गई है। इस वाक्य का जो सही शीर्षक होगा तीसरा, सुंदरता बनाम मनोहरता, मतलब जो हमारी संतुष्टि होगी उसके आधार पर हम इसके बाद। हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी गई है? गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है भाई, पंजाबी भाषा की है। गुरु अर्जन देव। ब्राह्मणी लिपि, ये जो आपको पता ही है कि जो ब्राह्मणी लिपि है ये तो बहुत सारी लिपियों के जो भाषाएं हैं उनकी लिपि है, लेकिन जो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी अन्य 6 भाषाओं की भी लिपि है। सौराष्ट्री जो ये भाषा है, कुछ अगर हम देखते हैं तो मराठी के कुछ भाग में सौराष्ट्री लिपि का वर्णन आया है, लेकिन और कहीं नहीं आया। तो इसका सीधा ही उत्तर है जो वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि की जननी जो लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि है। तो ये आपके सारे जितने भी हमारे सवाल थे उनको हमने किया है, और तब तक के लिए अगली परीक्षा, अगला जो अभ्यास पत्रिका है दोबारा से हम जल्द लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको सभी को नमस्कार।